हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड्स बेसिक टर्म होती है साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स सीरीज होती है उन सारे मेथड्स की जो हम साइंस की सारी जो ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम जो भी मेथड हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो जब हम बात करते हैं किसी भी बायोलॉजी में हमें जो मसला पेश आ रहा है, कोई भी हो सकता है, वो मेडिकल रिलेटेड भी हो सकता है, तो जब हम उसको सॉल्व करने के लिए किसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? अ मेथड अ टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल मेथड बेस कर रहा होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, यानी वो किस पे बेस कर रहा है? हाइपोथेसिस पे। यानी सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मसले की रिकॉग्निशन में, फिर उसके एंड तक, उसके सोल्यूशन तक जाने के लिए पहले हम सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उसकी डिडक्शन मेथड के थ्रू हम उसका सोल्यूशन लेके आते हैं। इसके बाद हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसको हम उसकी रिकॉग्निशन करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब वो किस तरह से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑब्जर्वेशन के जरिए से, यानी उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया होता है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। और जब हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब हम उसको प्रूव कर लेते हैं तो हमारे पास एक थ्योरी बनती है, और थ्योरी के ऊपर जब हम मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक लॉ बनता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। Recognition of biological problem. A biological problem is a question related to living organisms. यानी living organism से related होगा, either asked by someone, यानी ये भी हो सकता है कि कोई और आके किसी साइंटिस्ट के सामने, किसी बायोलॉजिस्ट के सामने वो जो प्रॉब्लम है उसको प्रपोज कर रहा है, या ये भी पॉसिबल है कि जो बायोलॉजिस्ट है उसके अपने जहन में कोई क्वेश्चन आता है किसी चीज को देख के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसके जहन में जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसको एज प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास पहले हम कर चुके हैं, हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशन किस चीज पे बेस करी होती है? 5 सेंसेस पे। हेयरिंग, सीइंग, यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन बेस करिए हम उसको, हमें जो नजर आ रहा है हम उस पे उसको जज करेंगे, जो हम सुन पा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारी सूंघने की हिस्स इस्तेमाल हो रही है, यानी ये जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं, टोटल 5 सेंसेस, उसमें ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ये इन्वॉल्व होंगी। इसमें कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 5 सेंसेस की बेस में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर है तो ये कैसा है, इस पे इसकी नेचर क्या है या किस तरह का है। डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, यानी जो डिपेंड कर रहा है, अगर हम 5 सेंसेस पे बेस कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, तो ये इस चीज पर डिपेंड करे कि उनकी फंक्शनल एबिलिटी जो है वो प्रो होनी चाहिए, यानी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और इसके अलावा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कोई भी जो हो सकती है वो किस चीज पे बेस करी होगी? क्वालिटी पे। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसमें हमारे पास आता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा या फिर स्टैटिस्टिकली हम जब उसको देखते हैं
जब हमारे पास स्टैटिस्टिकली डाटा आ जाता है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें, ज़ाहिर है हम उसको ऑब्जर्व करें अपनी 5 सेंसेस के साथ, तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ का हम टेस्ट ऑब्जर्व करें तो वो किस चीज़ में आएगा, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। लेकिन अगर हम नंबर, उसके हमारे पास जो डाटा आ रहा है ऑब्जर्वेशन के बाद वो न्यूमेरिक डाटा है, नंबर्स में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद अगला प्रोसेस जो आता है साइंटिफिक मेथड का वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जो चीज हमने ऑब्जर्व की हुई है जब हम उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस किस तरह से डेवलप होता है कि साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, अब उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी जितनी भी उसके बेस पे वो क्या करेगा, और इसके अलावा जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा, उन दोनों की बेस पे वो हाइपोथेसिस बनाएगा। यानी हाइपोथेसिस बनाएगा यानी ये बताएगा ये ऐसी जो है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट की बेस पे, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे और बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे जो स्टेटमेंट देता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई होती है हमारे पास पहले से, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको हम डाटा की फॉर्म में, यानी एक हमारे पास उसकी प्रॉपर कलेक्शन आ जाती है ऑब्जर्वेशंस की, जिसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उससे नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। हाइपोथेसिस भी हम दो तरह से बनाते हैं, ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि डिडक्टिव रीजनिंग में मूव करते हैं हम फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी हमें कोई जनरल बात पता है और उसकी बेस पे हम कोई स्पेसिफिक लॉ या कोई रूल बता रहे हैं कि हाँ अगर ये चीज जनरली ऐसा होता है तो फिर स्पेसिफिकली ऐसा होगा। इसमें हम जो जितना भी जनरल डाटा होता है, जनरल डाटा की बेस पे हम स्पेसिफिक रूल्स बनाते हैं। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक रूल हमारे पास पहले से मौजूद है और हम उसकी बेस पे कोई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो अगर हम देखें, ऑल अरेक्निड्स हैव 8 लेग्स। अरेक्निड्स क्या होते हैं, ये एक क्लास है। अरेक्निड एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर शामिल होते हैं, उनके बारे में हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि, बल्कि ये जनरल कंक्लूजन है कि इनकी 8 लेग्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पाइडर्स आते हैं, इसके अलावा टिक्स और माइट्स वगैरह इस क्लास के अंदर आते हैं। तो जनरल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो ये है कि ऑल अरेक्निड्स हैव 8 लेग्स। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे हम आ रहे हैं कि जो स्पाइडर्स हैं वो भी अरेक्निड्स में शामिल हो रही हैं। हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। पहले सिर्फ जनरली अरेक्निड्स की बात हो रही थी, अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसको, स्पाइडर्स को। स्पाइडर्स जो हैं वो अरेक्निड्स हैं। अगर जाहिर है हमें पता चल गया कि स्पाइडर्स अगर अरेक्निड्स हैं तो उनका क्या होगा, उनकी भी 8 लेग्स होंगी। अगर हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, तो इसमें हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अगर इफ स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स एंड आर अरेक्निड्स, यानी हमने स्पेसिफाई कर दिया स्पाइडर्स को कि इनकी 8 लेग्स होती हैं, और जब उनकी 8 लेग्स होती हैं, साथ हमने ये भी बता दिया, हमें ये भी पता है कि ये अरेक्निड्स क्लास में शामिल होती हैं। एंड वी नो दैट स्कॉर्पियंस, माइट्स एंड टिक्स आर आल्सो अरेक्निड्स, यानी स्कॉर्पियंस, माइट्स और टिक्स ये भी किस क्लास में आते हैं, अरेक्निड्स में। हमें पहले सिर्फ स्पेसिफिकली बात की थी स्पाइडर्स की, अब हम आ रहे हैं जनरल की तरफ। स्कॉर्पियंस, माइट्स, टिक्स जो हैं ये भी अरेक्निड्स हैं, तो जाहिर है इसका क्या मतलब होगा, देन वी कंक्लूड दैट ऑल अरेक्निड्स हैव 8 लेग्स। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या किया, हमने जनरल बात की अरेक्निड्स की, उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ गए, हमने सिर्फ स्पाइडर्स की बात कर दी, सिर्फ स्पाइडर्स को स्पेसिफाई करके बात की। अगर हम देखें इंडक्टिव रीजनिंग में, तो हमने पहले स्पेसिफाई किया स्पाइडर्स को, फिर हमें पता चला कि वो अरेक्निड्स हैं, तो उसी बुनियाद पे फिर हमने एक जनरल रूल बनाया कि जितने भी अरेक्निड्स होंगे उनकी क्या होंगी, 8 लेग्स होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे वेज जिनसे हम हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। इमेजिनेशन, साइंटिस्ट की इमेजिनेशन पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो
किसी चीज को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, किस तरह से उसको देख रहा है, तो उसकी बुनियाद पे भी वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, रिलीजियस आइडियाज, कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, यानी एक जिस चीज की स्टडी हो रही है उसके अलावा जितनी अगर उससे रिलेटेड कोई एनालॉजी आ रही है, हमारे पास कोई कंपैरिजन आ रहा है, तो उसको देखते हुए, उनको रिलेट करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, कोई नया हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? अ वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस दैट कैन नॉट बी फाल्सिफाइड। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने अगर हाइपोथेसिस लिया था, हाइपोथेसिस ले लिया, वो किस पे बेस कर रहा है? ऑब्जर्वेशन पे। हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है? उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब उसको एक्सपेरिमेंट्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हाइपोथेसिस को अगर हम प्रूव कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। यानी थ्योरी क्या है? एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो स्टेटमेंट आ रही है, जो हमने जिस चीज को प्रूव किया है, प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हमारी हाइपोथेसिस वाली होगी, उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरी। थ्योरी इज टेस्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे थ्योरी नहीं बनती, बल्कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होती हैं जिन पे वो थ्योरी बेस करी होती है। इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अदर हाइपोथेसिस। अब थ्योरी एक जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेके हम चल रहे थे, उसको हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, उसके हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, थ्योरी बना ली। यानी उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए तो स्पेसिफिकली हमारे पास थ्योरी आ गई। लेकिन एक प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है कि इस थ्योरी से, अब ये एक थ्योरी जो हमारे उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रही है, उसके बारे में तो बात कर रही है, लेकिन ये क्या होती है? प्रिडिक्टिव होती है। यानी इससे हमें और नई चीजें पता चलती हैं जिसपे हम दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं, उस पर हम नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उनको फिर से एक्सपेरिमेंट करके उस नए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जब थ्योरी एक बन गई, थ्योरी अभी भी ऐसी है, फाल्सिफाइड उसको हम नहीं कर सकते, उसको हम गलत प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पे बेस करी है। लेकिन इसके बाद बनता है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होता है। यानी एक ऐसी चीज जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, जो प्रूव्ड है एक्सपेरिमेंट से। थ्योरी के बाद उस पर मजीद एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिलते हैं, उसके बाद वो एक साइंटिफिक लॉ बनता है, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। दे गिव आंसर्स टू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यानी एक लॉ जो है, जाहिर है एक थ्योरी के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद दोबारा से उसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस लिए गए, उस पर उसको एक लॉ बनाने के लिए। एक लॉ जो होगा फिर क्या करेगा कि वो थ्योरी की निस्बत या सिर्फ हाइपोथेसिस की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मेंडल का जो लॉ है सेग्रीगेशन का, इसमें उसने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवीजन के दौरान में सेग्रीगेट हो जाते हैं, उनकी सेग्रीगेशन होती है। तो ये लॉ जो है उसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस कर रहा था, जिसकी डिटेल भी हमें उसके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मिल जाती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि अगर एवोल्यूशन होती है, अगर हम उसके बारे में मजीद हमें कोई हाइपोथेसिस पता चलता है, जैसे हमने देखा थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, तो हो सकता है कि उसी थ्योरी के दौरान में हमें, उसी लॉ के बनाने के दौरान में हमें कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस पर हम नए सिरे से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन उस लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। वो लॉ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमें जरूर बता सकते हैं।